तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था पिछले वीडियो में, आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में 5 नंबर का देखने को मिलता है। ये टॉपिक बच्चों को बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको बोरिंग क्लास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है मैं इसी वीडियो में आप सभी लोगों को याद करा कर फिर इस वीडियो को बंद करूंगा। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक बेटा, ये देखिए हाइगेंस जो है ये क्या है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है। तो हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया, तरंग संचरण के बारे में एक नियम दिया था। तरंग संचरण के बारे में एक नियम दिया था, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग के द्वितीयक तरंगिकाओं का, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तरंग के संचरण के अध्ययन में एक नियम दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। चलिए हम इसी चीज को यहाँ पर लिख देते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, तो लिखने जा रहा हूं कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंग संचरण के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका क्या, जो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपसे लोगों को बता दिया। अब इनका जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने कई परिकल्पनाएं दी, यानी जो इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया उसमें इन्होंने क्या क्या देखा, तो उस चीज को यानी क्या क्या समझाया आप सभी लोगों को, तो उस परिकल्पनाएं को हम यहां पर बता दे रहे हैं आप सभी लोगों को बिल्कुल इजी मेथड से। यानी क्या क्या परिकल्पनाएं दी गई थी, उनको आप कैसे तैयार करेंगे, आप इस प्रकार तैयार कीजिए कि आपको दोबारा तैयार करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार आप देख लीजिए, काम हो जाए। तो चलिए हम यहां पर उन परिकल्पनाओं को लिख दे रहे हैं। देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जिनकी निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं, इसकी परिकल्पनाएं निम्न है, इसकी परिकल्पनाएं निम्न है। ठीक बेटा, कौन कौन सी है, तो पहला नंबर आप सभी लोग देखिए, ये क्या है, तो ये एक जो है वो तरंग स्रोत है। क्या है? एक तरंग स्रोत, यानी इस स्रोत से ये कोई एक ऐसा चीज है जिससे तरंगे निकल रही हैं। तो जैसे आप प्रकाश स्रोत जानते हैं, किसे कहते हैं, तो बल्ब को कहते हैं। यानी जिस चीज से प्रकाशें निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। तो ये क्या है, एक तरंग स्रोत है, यानी यहां से तरंगे निकल रही है। ठीक बेटा, तो किसी माध्यम में किसी तरंग स्रोत से निकलने वाली जब कोई तरंगे निकलती हैं, तो उस माध्यम के सभी कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। किस प्रकार, उदाहरण से आप समझिए, तो जैसे आपके पास अगर कोई तालाब होगा, तो जब आप एक तालाब में क्या उठाते हैं, कोई छोटा सा पत्थर उठाते हैं और उसे फेंकते हैं, तो आप देखते क्या है उसमें कि जो तालाब में पानी होता है उसकी लहरें क्या होती हैं, गति करने लगती हैं। यानी उसमें क्या होता है, तो तरंगे जो होती है वो संचरित करने लगती हैं, यानी उसका जो
पानी का जो तल होता है वो ऊपर नीचे होने लगता है, यानी तरंग के रूप में गति करने लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर है एक कोई तरंग स्रोत है जिससे तरंगे निकल रही हैं। अब इसके माध्यम में चारों तरफ हम इसके माध्यम में जितने भी कण होंगे वो कंपन करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। तो पहला जो परिकल्पना था इनका ये यही था कि तरंग स्रोत से जब कोई तरंगे निकलती हैं तो उसके माध्यम के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। क्या था पहला? जैसे यहां से तरंगे निकली, अब समझिए आप, जैसे हम यहां से यहां हैं, जैसे हम यहां से निकलेंगे तो अगर कोई रास्ते में है तो जब मुझे देखेगा तो हो सकता है शायद हट जाए, हाँ ये भी हो सकता है कि वो ना हटे। लेकिन जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वायु के कण हैं और जब यहाँ से कोई चीजें जा रहा है, इसे आगे निकलना ही है तो जो इसके सामने आएगा उसे हटना ही होगा। तो यानी जब यहाँ से तरंगे निकल रही हैं तो जो माध्यम में कण आएंगे वो कंपन करेंगे और आगे पीछे खिसक जाएंगे। तो यानी आप लिखेंगे क्या पहले पॉइंट में कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो उसके माध्यम के सभी कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। पहला पॉइंट आपको यही लिखना है। तो यहां पर मैं पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया इनकी पहली परिकल्पना। क्या था? देखिए सिंपल सा है, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलते हैं तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। यानी यहां से जैसे तरंगे निकली तो इसमें जितने भी कण आएंगे वो क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे भाई। अब देखिए दूसरा परिकल्पना इन्होंने क्या दिया, जब ये कंपन करने लगेंगे, ये किसी माध्यम में तो हैं, तो जिस माध्यम के सभी कण कंपन करने लगेंगे उसमें एक ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित प्रत्येक कण जो हो वो समान कला में क्या करें? कंपन करें। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है जो मैंने खींचा है, इस पर ये कण स्थित हैं और ये कण क्या कर रहे हैं? समान कला में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। यानी जितना आगे जा रहे हैं उतना ही पीछे जा रहे हैं। सभी कण समान कला में कंपन करें तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये जो तरंग स्रोतें निकल रही है जिस माध्यम में, उस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ हो, यहां पर देखिए एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर या जिसके प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहे हो। देखिए यहां पर समान कला में कंपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अगर समान ऐसा कोई पृष्ठ है जिसके प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। आपसे पूछ लेता है 2 नंबर में डिफिनीशन, तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक कण, फिर से, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहलाते हैं। तरंगाग्र कहलाते हैं। यानी किसी माध्यम में, ये कोई माध्यम है, कौन सा माध्यम होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ईथरीय माध्यम होगा। क्यों? क्योंकि हाइगेंस ने ईथरीय माध्यम माना था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भार नहीं होता है। अब इसमें देखिए होता है लेकिन ना के बराबर माना जाता है। अब यहां पर देखिए तो क्या करना है आपको कि किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, या आप कह सकते हैं ईथरीय माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ठीक बेटा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दूसरा नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर जो है वो क्या है? तो माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित या जिसके
या जिस पर स्थित प्रत्येक कण, जिस पर स्थित प्रत्येक कण, जिस पर स्थित प्रत्येक कण, ठीक बेटा, क्या करें, समान कला में कंपन करें, यानी जितना आगे जाए उतना ही पीछे आए। तो क्या मैं लिख दे रहा हूं, जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं, तरंगाग्र कहलाते। ठीक बेटा, ये हो गया उनका दूसरा परिकल्पना जो था। क्या था, देखिए कि माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। यानी ये देखिए जो ए बी आपको दिख रहा है, इसके प्रत्येक कण जो है वो समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो यानी ये क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए अगर तरंग स्रोत बिंदुवत होगा, क्या होगा, तरंग स्रोत बिंदुवत होगा, तो जो आपका तरंगाग्र प्राप्त होगा वो गोलीय होगा। अगर ये क्या है, विस्तृत है, तो तरंगाग्र आपका जो होगा वो समतल होगा। किस प्रकार, जैसे यहां पर देख लीजिए, ये कोई एक तल है, अब यहां से तरंग स्रोतें निकल रही है, कोई समतल तरंग स्रोत है और ये तरंगे निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये हो जाएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश। यहां पर एक माध्यम हो जाएगा, तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक बेटा, यहां पर स्थित प्रत्येक कण क्या हो जाएंगे, समान कला में कंपन करेंगे। क्या करेंगे, समान कला में कंपन करेंगे। ठीक बेटा, समान कला में कंपन करेंगे, तो ऐसे समान कला में जब कंपन करेंगे तो इसी प्रकार से उनका कण बन जाएगा। तो ये जब, और यहाँ से जब हम खींचेंगे दूसरा पृष्ठ यानी ए डैश और बी डैश, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वितीयक तरंगिकाएं हो जाएगा। ठीक बेटा, ये कब, जब विस्तृत तरंग स्रोत होगा तो आपका समतल तरंगाग्र प्राप्त होगा, और अगर बिंदुवत तरंग स्रोत है तो आपका गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। ठीक बेटा, इसमें आप लिखना चाहें तो ये भी लिखकर बढ़ा सकते हैं, क्या कि अगर बिंदुवत तरंग स्रोत है तो तरंगाग्र गोलीय प्राप्त होगा, अगर विस्तृत तरंग स्रोत है तो तरंगाग्र समतल प्राप्त होगा। ये भी आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आपको इतना ही लिखना है। अगला हम बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है वो क्या कह रहा है, तो देखिए तीसरा नंबर जो है आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरा मकसद जो था हाइगेंस का इसी का था, क्योंकि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो द्वितीयक तरंगिकाएं हम कहते किसे हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो जब प्रकाश स्रोत यहां से निकलती है तो यहां एक तल कण ऐसा होता है जो क्या करता है, जिस पर एक पृष्ठ ऐसा होता है जिसके प्रत्येक कण क्या होते हैं, समान कला में कंपन करते हैं। अब जब ये कण जो है वो कंपन जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रकाश स्रोत के भांति कार्य करते हैं। जैसे यहाँ ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से तरंगे निकल रही हैं, इसी प्रकार जो ये कण है ये भी एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं, और इनसे तरंगे क्या होती है, निकल कर चारों दिशाओं में फैलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, अच्छे से आप सभी लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं आप सभी लोग को, देखिए क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, तरंगाग्र पर स्थित कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती है, तरंग स्रोत का कार्य करते हैं तथा इनसे एक नई तरंगे निकलती हैं, तथा इनसे एक नई तरंगे निकलती हैं, एक नई तरंगे निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं,
कहते हैं। ठीक बेटा, ये इनका हो गया तीसरा पॉइंट। तीसरा जो परिकल्पना था ये इन्होंने दिया, क्या दिया था देखिए, यहां से जब तरंगे निकली तो एक पृष्ठ ऐसा मिला जिसे हम क्या कहा, तरंगाग्र हमने कहा। यानी इस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक कण जो था वो क्या था, समान कला में कंपन कर रहा था। अब ये तरंग ये जो बिंदु हैं ये क्या करेंगे, ये कण जो हैं वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और यहां से निकलेंगी तरंगे, चारों दिशाओं में संचरित होने लगेंगी। अब इन तरंगों को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। ठीक बेटा, अब मान लीजिए ये कितने कुछ समय पश्चात क्या होती हैं, यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर देखिए ये जो मैंने गोला खींचा है ये किस आधार पर मैंने खींच दिया। तो अगर मान लीजिए इसका चाल b है, क्या है, चाल b है, और t सेकेंड के बाद हम ये द्वितीयक स्थिति ज्ञात कर रहे हैं। यानी t सेकेंड बाद हम द्वितीयक तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं कि द्वितीयक तरंगाग्र कहां पर है। तो आप सभी लोगों को मैंने फार्मूला बताया है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। समय आपको दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल क्या है तो b, समय क्या है t, तो क्या हो जाएगा b इंटू टी। यानी इस कण से bt त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दिया है मैंने, इस कण से bt त्रिज्या। क्यों, क्योंकि जो तरंग है ये तरंगाग्र कितना आगे बढ़ेगा, तरंगाग्र, तो तरंगाग्र जो है वो आगे बढ़ेगा, कितनी दूरी चलेगा, तो b इंटू टी दूरी चलेगा। क्यों चलेगा ये समझ लीजिए। एक परिकल्पना इन्होंने ये भी दिया था कि जो तरंगाग्र होता है, प्राथमिक तरंगे जो होती है, तरंगिकाएं होती हैं, और द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं, इनका चाल जो होता है वो समान होता है। जितने चाल से ये जा रही है उतने ही चाल से द्वितीयक तरंगिकाएं भी आगे को बढ़ेंगी। ठीक बेटा, तो यहां पर देखिए यानी दोनों की चालें समान है, तो दूरी अगर ज्ञात करना है तो कितनी दूरी चलेंगी है, तो इनका चाल आपको पता है v है, समय t है, गुणा कर दीजिए तो दूरी आ जाएगा। यानी bt त्रिज्या का मैंने क्या लिया, त्रिज्या लिया और एक वृत्त खींच दिया, और इन सभी को स्पर्श करते हुए यदि हम एक पृष्ठ खींचे तो ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ये द्वितीयक तरंगिकाओं के स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। एक पॉइंट इनका ये भी था। तो चलिए इनके सभी पॉइंटों को हम लिख देते हैं, इसे हम रेज कर देते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो इनका था चौथा नंबर, क्या था चौथा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट इनका ये था कि ये क्या बताना चाहते हैं। देखिए कि किसी क्षण या आप ये लिख दीजिए, पहला चौथा नंबर आप ये लिख दीजिए कि द्वितीयक तरंगिकाओं का चाल, द्वितीयक तरंगिकाओं का चाल प्राथमिक तरंगिकाओं के समान था। प्राथमिक तरंगिकाओं के समान था। तरंगिकाओं के चाल के समान था, के चाल के समान था। ठीक बेटा, ये हो गया। फिर से एक बार आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए क्या था। देखिए यानी इन्होंने अगला पॉइंट जो बताया था वो क्या बताया कि जितने चाल से प्राथमिक तरंगे चल रही हैं उतने ही चाल से द्वितीयक तरंगे भी चलेंगी। वही चीज मैंने लिख दिया है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का चाल प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल के समान था। ठीक बेटा, इसके बाद अगला पॉइंट दिया इन्होंने, क्या दिया, इन्होंने ये दिया अगला पॉइंट कि अगर हम क्या करें, बीटीज यानी किसी भी क्षण अगर हम द्वितीयक तरंगिकाओं का स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बीटी त्रिज्या लेकर एक, या आप कह सकते हैं कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचते हैं जो क्या करता है, द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है, या पृष्ठ आप कह सकते हैं या अन्वालोपन भी कह सकते हैं। ठीक बेटा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अगला पांचवा नंबर क्या है कि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति, द्वितीयक तरंगिकाओं
को स्पर्श करते हुए, को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे, एक पृष्ठ खींचे, पृष्ठ खींचे तो वह द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक बेटा, की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ये हो गया जो हाइगेंस ने जितने भी परिकल्पनाएं दिए थे मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। ठीक बेटा, अब इसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं या बहुत सारे अध्यापक जो होते हैं, इन सभी को 2-3 को जोड़कर एक में करते देते हैं तथा 2 को जोड़कर एक में कर देते हैं और कहते हैं हाइगेंस ने केवल 2 परिकल्पनाएं दी थी। ठीक बेटा, तो आपको मैंने छोटे छोटे परिकल्पनाएं लिखा दिए हैं नंबरिंग करके। इस प्रकार आप तैयार करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। पहला क्या था, तो जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है तो माध्यम के सभी कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कितना इजी है। दूसरा क्या है, तो माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। कितना इजी है। तीसरा नंबर, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं तथा इनसे एक नई तरंगे निकलते हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। बहुत इजी पॉइंट मैंने आप सभी लोगों को बताया है। अगला पॉइंट, द्वितीयक तरंगिकाओं का चाल प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल के समान था। ठीक बेटा, या समान होता है, समान होता है लिख दीजिए, था नहीं, समान होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं का चाल, यहां पर देखिए, द्वितीयक तरंगिकाओं का चाल प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल के समान होता था, होता है। ठीक बेटा, था नहीं, होता है। ये हो गया। अब अगला पॉइंट, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे तो वह द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। यहां पर देख लीजिए, यानी किसी भी क्षण, मान लीजिए t सेकंड बाद किसी भी क्षण हम क्या करें, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे। ये पृष्ठ जो मैंने खींचा है देखिए, तो ये पृष्ठ क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं इसमें द्वितीयक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का जो विफलता थी और सफलता थी उसके बारे में। तो द्वितीयक तरंगिकाओं की जो सफलता थी वो क्या थी, तो इन्होंने पहला जो था वो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का, इनके सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का की व्याख्या की जा सकी। दूसरा नंबर जो था वो क्या था, तो विवर्तन एवं व्यतिकरण की व्याख्या की जा सकी। ठीक बेटा, अब अगला जो क्या था, इनकी विफलताएं थी वो क्या थी, तो उनमें जो थी तो ध्रुवण क्षमता इससे, यानी ध्रुवणता इससे जो है वो ज्ञात नहीं, उसकी व्याख्या जो है वो नहीं की जा सकी। ये इनकी कुछ विफलताएं थी। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो है ये हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो था वो क्लियर होता है। 5 नंबर में आप सभी लोगों से पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसे लिख दीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।